दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। ये शब्द हैं भारत के उस महान युवा क्रांतिकारी के जिसे आजादी की लड़ाई का मास्टरमाइंड कहा जाता था, जिन्होंने न सिर्फ लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले अंग्रेजी अफसर जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, बल्कि जब भगत सिंह और राजगुरु ने गलती की, स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या कर दी, तो उन्हें पागल कुत्तों की तरह खोज रहे ब्रिटिशर्स से बचाकर लाहौर के बाहर भी भेजा। असेंबली बॉम्बिंग में भगत सिंह की मदद भी की और वो महान चंद्रशेखर आजाद के आखिरी पलों में भी उनके साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर की, जो महज 24 साल की उम्र में अपने साथी भगत सिंह और राजगुरु के साथ मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुखदेव ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रणनीतिकार थे। उनके कहने पर ही HSRA के सभी फ्रीडम मिशंस होते थे और आजादी को लेकर उनके अंदर एक ऐसा जुनून था और ऐसा जज्बा था, ऐसी सनक थी कि एक बार उन्होंने अपने हाथ को जलती हुई मोमबत्ती पर रख दिया था, जबकि एक बार तो खुद पर एसिड ही छिड़क दिया था। लेकिन क्यों? कैसे पंजाब में जन्मा एक छोटा सा लड़का 12 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी बन गया? और कैसी थी भगत सिंह और सुखदेव की दोस्ती? जानेंगे शहीद वीर सुखदेव की इस अनसुनी अनकही कहानी में। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारे भारत के महान क्रांतिकारियों पर गर्व है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। 15 मई 1907 पंजाब के लुधियाना शहर के नाऊघारा मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार के बच्चे का जन्म हुआ। नाम था सुखदेव थापर। जन्म के कुछ ही समय बाद किस्मत ने उनका पिता उनसे छीन लिया और उसका लालन पालन उनके चाचा लाला अचित्राम ने किया, जो एक राष्ट्रभक्त थे और आजादी को लेकर उन्हीं की सोच ने सुखदेव को महान विचारधारा दी। जब सुखदेव सिर्फ 12 साल के थे तब अमृतसर में जलियांवाला बाग का वो काला दिन आया जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए हजारों मासूमों पर गोलियां चलवा दी और इस नरसंहार में 1500 से अधिक लोग मारे गए। जो देख इस बच्चे के अंदर की आजादी एक चिंगारी के रूप में भड़क उठी। उसने संकल्प लिया कि इस देश को अंग्रेजी गुलामी से आजाद कराना है। समय बीता और वह लाहौर के नेशनल कॉलेज पहुंचे। यही वो संस्थान था जिसे लाला लाजपत राय ने युवाओं में स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए स्थापित किया था। यही उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह, यशपाल और भगवती चरण वोहरा जैसे महान क्रांतिकारियों से। विचारों की यह संगत सुखदेव के मन में एक आग बनकर फैल गई। ये सिर्फ एक पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा कुंभ था जहां से स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा तैयार होते थे। अब सुखदेव इस राह पर कदम रखने वाले थे जहां से पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में भगत सिंह की तरह ही सुखदेव ने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो सुखदेव और भगत सिंह दोनों ने ठान लिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ नारों और सभाओं से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए हथियार उठाने होंगे। फिर साल 1928 में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर के जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, मगर ब्रिटिश पुलिस ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें एक प्रहार लाला जी के सर पर भी पड़ा और उनकी मौत हो गई। यह घटना HSRA के क्रांतिकारियों के दिल में तूफान बन उठी। उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस अन्याय का बदला। कुछ दिनों बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने एक गुप्त बैठक की जिसकी अध्यक्षता दुर्गा भाभी ने की। वो सभी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भारत के लोग लाला लाजपत राय की मौत को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। इस बैठक में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। दुर्गा भाभी ने घोषणा की कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला उन पर लाठीचार्ज करने वाले जेम्स स्कॉट की हत्या करके लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये था कि ये काम करेगा कौन? तो सभी ने अपने हाथ उठा दिए, लेकिन सुखदेव को नहीं चुना गया क्योंकि वो इस प्लान के मुख्य रणनीतिकार थे। फिर सुखदेव ने ही इस काम के लिए भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल को चुना। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, जैसे ही सुखदेव ने ऐलान किया कि भगत सिंह स्कॉट पर गोली चलाएंगे तो HSRA के क्रांतिकारियों के बीच फुसफुसाहट होने लगी कि भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कहीं सुखदेव उनसे पीछा तो
नहीं छुड़ाना चाहते, क्योंकि स्कॉट पर गोली चलाना तो मुश्किल था, मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल था पुलिस की गिरफ्त से बच निकलना। लेकिन सुखदेव ने इन फुसफुसाहटों पर ध्यान दिए बगैर पूरा प्लान तय किया। राजगुरु भगत सिंह को कवर देंगे, आजाद उनको वहां से सुरक्षित निकालने के इंचार्ज होंगे और जयगोपाल जेम्स स्कॉट की पहचान करेंगे। हालांकि जयगोपाल की गलती की वजह से गोली स्कॉट की बजाय सॉन्डर्स को लगी, जिससे पूरी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन HSRA ने काफी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाया था। इधर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी भगत सिंह को पागल कुत्तों की तरह पूरे लाहौर में ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगत सिंह के साथ खड़ा है उनका दोस्त, श्रेष्ठ रणनीतिकार सुखदेव, जिन्होंने योजना बनाई कि भगत सिंह देहरादून एक्सप्रेस से कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। इस दौरान भगत सिंह का नाम होगा रंजीत और दुर्गा देवी बनेंगी उनकी पत्नी सुजाता। उनके साथ होगा उनका 3 साल का बेटा सचिन। इस दौरान राजगुरु भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन एक नौकर के तौर पर रेलगाड़ी के दूसरे डब्बे में। योजना इतनी सटीक थी कि कोई ब्रिटिश अधिकारी भगत सिंह को पहचान नहीं पाया और वो लाहौर से सुरक्षित बाहर निकल गए, जिसके बाद एक मास्टर माइंड के रूप में सुखदेव की पहचान बनने लगी। अब यहाँ से सुखदेव ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे तक का सफर तय कैसे किया, वो जानने से पहले हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ अनसुनी अनकही दिलचस्प बातें जाननी होंगी। सुखदेव का व्यक्तित्व जितना तेज तर्रार था, उतना ही सरल और बिंदास भी। पार्टी में उन्हें देहाती के नाम से जाना जाता था। लंबा चौड़ा कद, गोरा रंग, घुंघराले बाल और आंखों में एक अजीब सी कोमलता। लेकिन बात बात पर खिलखिलाकर हंसना और फिर अचानक गंभीर हो जाने का स्वभाव उन्हें सबके बीच अलग बना देता था। उनकी मुस्कान में समाज की बुराइयों और अंग्रेजी हुकूमत के प्रति तिरस्कार साफ झलकता था। क्रांतिकारी शिव वर्मा लिखते हैं, लाहौर जेल में भूख हड़ताल के दौरान हम सबकी पिटाई हो रही थी। डॉक्टर हम सबको जबरदस्ती दूध पिलाना चाह रहे थे, जिसके लिए जेलर ने सुखदेव की कोठरी खुलवाई और मौका मिलते ही उन्होंने बाहर दौड़ लगा दी। 10 दिन तक भूखे रहने के बावजूद वो इतना तेज दौड़े कि उनको पकड़ना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने कुछ सिपाहियों की पिटाई कर दी और कुछ को दांतों से काट लिया। डॉक्टर के पास भेजने से पहले जेल के स्टाफ ने उनकी बहुत पिटाई की, लेकिन पीटे जाने के बावजूद वो मुस्कुराते रहे। पहनावे के मामले में सुखदेव बिल्कुल लापरवाह थे। मैला सा अलीगढ़ी पजामा, खद्दर का कुर्ता जिसके बटन खुले रहते और कंधे पर लटकता, सिर पर धूल तेल से सनी टोपी, लेकिन जूतों के मामले में बेहद शौकीन। लेकिन उन्हें अपने कपड़ों पर किसी की टिप्पणी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसा करने वालों को सुखदेव सीधा कहते, मैं यहाँ शादी करने नहीं आया हूँ, पसंद नहीं तो आंखें बंद कर लो। सुखदेव को चमेली के फूल के गजरे बहुत पसंद थे, जिसे वो अक्सर अपनी गर्दन में पहन लेते। वहीं उनको भुने हुए भुट्टे खाने का भी बहुत शौक था। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि एक बार सुखदेव ने अपने ही हाथों को जला लिया था, लेकिन क्यों? तो इसके पीछे कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल अपने छात्र जीवन में जब उनका क्रांतिकारियों से सीधा कोई संबंध नहीं था, तब भी सुखदेव के भीतर आजादी के लिए जलता हुआ जुनून था। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर ओम और अपना नाम गुदवा रखा था। ये निशानी उस समय तो उन्हें गर्व देती थी, लेकिन बाद में वो भूमिगत जीवन जी रहे थे तो यह उनके लिए खतरा बन सकती, क्योंकि ये पहचान का सबसे आसान सबूत थी। उन दिनों आगरा में बम बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड रखा गया था। बिना किसी को बताए सुखदेव ने उसी एसिड की अच्छी मात्रा अपने हाथ पर बने गोदने पर डाल दी और कुछ ही घंटों में वहां छाले पड़ गए। हाथ सूज गया और तेज बुखार आ गया, मगर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन नहाते समय जब उन्होंने कमीज उतारी तो उनके साथियों ने घाव देखा। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने नाराज होकर पूछा तो मुस्कुराते हुए बोले, मैं अपनी पहचान मिटा रहा था और साथ ही ये भी देखना चाहता था कि तेजाब से जलन कितनी होती है। साथियों ने लाख समझाया कि उस घाव पर मरहम लगा ले, मगर सुखदेव अडिग रहे। तेजाब के बावजूद उनका नाम पूरी तरह से मिटा नहीं था। इसी बीच एक दिन वे दुर्गा भाभी के घर पहुंचे। भगवती चरण बोहरा उस समय बाहर गए हुए थे और दुर्गा भाभी रसोई में खाना बना रही थी। सुखदेव चुपचाप भगवती जी के कमरे में बैठे थे। जब लंबे समय तक कोई आहट न हुई तो दुर्गा भाभी कमरे में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। सुखदेव मेज पर जल रही मोमबत्ती की लौ के ऊपर अपना हाथ रखे हुए थे। उनके हाथ की खाल जल रही थी। इस बार वह उस गोदने को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। दुर्गा भाभी ने दौड़कर मोमबत्ती बुझाई और उन्हें डांटा, मगर वे बस हल्के से मुस्कुरा दिए। शायद उनके लिए दर्द भी आजादी की कीमत का एक हिस्सा था। सुखदेव का जिद्दीपन सिर्फ पहचान मिटाने तक सीमित नहीं था।
जेल में भूख हड़ताल के दौरान जब डॉक्टर उनके पेट में रबर की पाइप डालकर जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करते तो उन्हें गहरी शर्म महसूस होती थी। जैसे ही डॉक्टर जाते वो गले में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करते। 2 बार उन्होंने ऐसा करने में सफलता पाई, लेकिन फिर उनका गला इस प्रक्रिया का आदी हो गया। तब उन्होंने सुना कि मक्खी निगल लेने से उल्टी आती है। बस डॉक्टर के जाने के बाद वो मक्खी पकड़कर निकल जाते, मगर अफसोस इसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। सुखदेव के लिए सिर्फ ये जेल में संघर्ष नहीं था, बल्कि अपने इरादों के आगे हर असुविधा को मात देने का तरीका था। मित्रों, भगत सिंह और सुखदेव की दोस्ती के किस्से पूरे देश में मशहूर थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असेंबली में बम फेंकने की पहले जिम्मेदारी भगत सिंह को नहीं दी गई थी? ये सुनकर सुखदेव को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र से कहा कि तुम ही तो इस पार्टी के आदर्शों को सबसे बेहतर पेश कर सकते हो, तो ये काम किसी और को क्यों दिया जाए। आखिरकार उनके आग्रह पर फैसला बदला और ये जिम्मेदारी भगत सिंह को सौंपी गई। लेकिन मीटिंग के बाद जब सुखदेव लाहौर लौटे तो उनकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो काफी रोए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मिशन उनके दोस्त की जिंदगी छीन सकती है। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने सरेंडर कर दिया। उन्हें गिरफ्तार करके ब्रिटिश अधिकारियों ने सालों की खुन्नस निकालने के लिए उन पर कई मुकदमे चलाए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उन पर मुकदमा चला और आखिर में भगत सिंह और राजगुरु के साथ उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। इस दौरान जेल में भी उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की और ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। बाहर इस फांसी के फैसले के खिलाफ देश में क्रांति भड़क उठी थी और पहले तो ब्रिटिश ने यह तय किया कि 24 मार्च की सुबह इन तीनों को फांसी दी जाएगी, लेकिन फिर चुपचाप साजिश करते हुए ये तारीख 12 घंटे पहले खसका दी गई। अब फांसी 23 मार्च की शाम होनी को थी। जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे जेल में मिलने आए तो सुखदेव ने बड़ी सहजता से कहा, जेलर से कह देना मेरा कैरम बोर्ड वापस ले लें। ये शब्द सुनकर कोई भी सोच में पड़ सकता था कि क्या वाकई ये वही शख्स है जो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन यही तो इन क्रांतिकारियों की पहचान थी, मौत सामने हो फिर भी चेहरा मुस्कुराता रहे। इस दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज सरकार की आखिरी इच्छा जताई। उन्हें अपराधियों की तरह फांसी पर नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों की तरह फायरिंग स्क्वाड से मारा जाए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने यह सम्मान भी छीन लिया। उन्हें फांसी पर चढ़ाने का निर्णय ही लिया गया। देर रात फांसी के वक्त तीनों साथ साथ जेल के गलियारे में चले। भगत सिंह बीच में, सुखदेव बाईं और राजगुरु दाईं ओर। उनके आगे आगे पहरेदार थे। इस दौरान तीनों ने अपना पसंदीदा क्रांतिकारी पंक्तियां गुनगुनाना शुरू कर दी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। फांसी के तख्ते पर पहुंचकर जल्लाद मसीह ने पूछा, सबसे पहले कौन चढ़ेगा? सुखदेव ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं। काले कपड़े पहने, हाथ पांव बंधे, तीनों ने अपने गले में डाली रस्सी को चूमा और अगले ही पल तीनों ही वीर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। इन तीनों वीर शहीदों के बलिदान ने देश के युवाओं में आजादी को लेकर ऐसी ज्वाला भड़का दी जो तभी शांत हुई जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के शहीद वीरों ने आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इसलिए उनके सम्मान में हम उनकी कहानी को जितना हो सके लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक जरूर पहुंचाएं। इसलिए शहीद सुखदेव की कहानी को अपने परिवारजनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है और ऐसी ही और अनसुनी अनकही कहानियों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।